तो देखिएगा जो चैप्टर 4 है, ठीक है ना आपका, किस नाम से है, मोशन इन प्लेन। यानी मोशन इन प्लेन है, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये 2 डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है ना। किस तरह का मोशन होगा ये, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, यानी टू डी के अंदर ये मोशन होगा। इससे पहले जो चैप्टर था आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो 1 डायमेंशनल मोशन था। यानी यहाँ पर हम किसी भी इंस्टेंट पर जो पार्टिकल्स है वो 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मोशन करेगा। एक ही टाइम पे वो एक्स वाई प्लेन में भी मोशन कर सकता है, वाई जेड में भी कर सकता है, और एक्स जेड प्लेन में भी मोशन कर सकता है। यानी यहाँ पर हम दोनों एक्सिस कंसिडर करेंगे, कोई भी 2 एक्सिस। अब देखिएगा इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, वैसे तो मैंने जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था उसमें क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। फिर भी कुछ जो बच्चे जिनका छूटा हुआ है, जैसे कि वेक्टर हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल जो पार्ट है, ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल जो पार्ट्स हैं वो भी क्या हो गए, आपको करा दिए गए हैं, ठीक है ना। जो जिनका छूट गया है उसके हिसाब से बात कर लेते हैं पहले। देखिए बच्चों, पहले हम बात करते हैं, पहला टॉपिक है आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। यानी ये जो टॉपिक है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, पहला ये हम पढ़ा चुके हैं पहले, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिएगा स्केलर क्या होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो ए फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर only magnitude to represent it. It is known as scalar quantity। यानी वो क्वांटिटी जो किसी भी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश। यानी वो राशियां जिनके अंदर दिशा नहीं होती है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों का पीछे का छूट गया है उनका भी रिवीजन हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। इसका मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी हमने पढ़ा था जैसे कि डिस्टेंस हो गया, ऐसी वर्क हो गया, एनर्जी होगी, स्पीड, ये सारी क्या है, करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। अब देखिएगा सेकंड हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। यानी ये जो पूरा चैप्टर है इसका काफी पार्ट इस क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है ना। स्केलर का बस इतना ही याद रखना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब देखिएगा सेकंड हम बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो दूसरी है ना ये वाली।
वेक्टर यानी इसको बोलते हैं सदिश। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सदिश बोलते हैं। यानी आप बता सकते हैं कि सदिश का मतलब वो क्वांटिटी जिसमें दिशा का ज्ञान हो। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ए फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे आपका वेट, जैसे आपका वेट मैं लिखता हूँ यहाँ पे 50 kg है, यानी आपका वेट अगर 50 kg है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वेट का मैग्नीट्यूड कितना है? 50 kg। अगर मैं बोलता हूँ कि इस मार्क का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो लेंथ का मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। यानी मैग्नीट्यूड एक एक नंबर होता है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की किसी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिएगा अगर इसके हम बात करें कि वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो जैसे वेलोसिटी हो गया, ऐसे एक्सीलरेशन, फोर्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? वेक्टर क्वांटिटी के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। यानी सदिश का मतलब दिशा के साथ, ठीक है ना, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जो जिसमें दिशा भी हो और उसका परिमाण भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सदिश या वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप। ठीक है ना, वैसे ये ग्रुप के अंदर अपलोड होगा, इसके नोट्स हमने प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, जो हम व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद हम बात करें कि एक है पोजीशन वेक्टर। बच्चों हमने ये पढ़ा दिया है पहले भी, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। नाम से पता, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, ठीक है ना, और वेक्टर यानी सदिश। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थिति सदिश। यानी वह सदिश जो किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी की पोजीशन को एलोकेट करता है, किसी भी बॉडी की पोजीशन को फिक्स करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, और इसीलिए आप इसमें ए वेक्टर दैट रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद ए फिक्स पॉइंट। यानी किसी भी एक फिक्स पॉइंट की रेफरेंस में किसी दूसरी बॉडी की जो पोजीशन है उसको डिनोट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज
पोजीशन वेक्टर है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। अब देखिएगा, जैसे आपसे मैं पॉइंट लिखता हूँ पी, पी यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 और -4, यानी ये 2 और -4 क्या हो गए, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है ना। यानी ये पी की पोजीशन को बता रहे हैं ग्राफ के अंदर, ये एक्स की वैल्यू वहां पर 2 है और वाई के लिए वहां पर कितना है, -4 है। यानी ये जो 2 और -4 आप कहाँ से असाइन करेंगे, ये तो है नहीं कि आप किसी इस पॉइंट से भी हो जाएगा, इस पॉइंट से भी 2 एंड 4 रहेगा, इस पॉइंट से भी 2 एंड 4 रहेगा, यानी इसके लिए आप एक पर्टिकुलर फिक्स ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ओरिजिन होगा जिसकी कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 0 होंगे, यानी इस ओरिजिन से ये पॉइंट जो पी है ये 2 और -4 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये पोजीशन है 2 और -4, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पार्टिकल पी को, किसकी रेफरेंस में, इस ओरिजिन की रेफरेंस में। तो ये क्या हो गया, पी के ये हो गए कोऑर्डिनेट। अगर हम इसको वेक्टर में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, इसके पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन को डिफाइन करते हैं, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताते हैं कि वो कहाँ पर अलोकेट कर रहा है, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्लियर। अब देखिएगा, पोजीशन वेक्टर की बात करें हम, तो जो एक्स वाई जेड के लिए हम अभी आगे बात कर लेंगे, चलो इसको इतना याद रखिएगा। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट की, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की जो पोजीशन को ओरिजिन के रेफरेंस में अगर एलोकेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, चलो इसी को आगे लेते हैं। अब देखिएगा, आपसे नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इसको को इसलिए थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चे नए आए हैं, ठीक है, उनका भी क्लियर हो जाए, और जो बच्चे पुराने हैं जिनका छूटा हुआ है कुछ पार्ट, वो भी क्या कर लें, इसको दोबारा से ज्वाइन कर लें, ठीक है, दोबारा से एक बार रिवीजन हो जाए। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी विस्तार। अब ये जो पॉइंट है पी है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि यहां से इसका पोजीशन वेक्टर है ये r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, यहाँ से r1 है। ये कुछ समय बाद ये पॉइंट पी है, ये डिस्प्लेस हो जाता है, मान लेते कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके, और ये यहाँ पर एग्जिस्ट आ जाता है इस पॉइंट क्यू पर, और इसकी कोऑर्डिनेट हम मान लेते कुछ भी पी 5 और माइनस, यानी ये यहाँ पर जाके एग्जिस्ट कर गया, ठीक है ना। यानी ये क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया, x1 और y1, आपको पता है पहले x होता है फिर y होता है, ठीक है। और ये चेंज होकर क्या हो गए, x2 और y2, कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर जाके ये पी से हुई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर पहुंच गया क्यू पर, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से ये जो पी क्यू है, ये क्या हो गया, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। मान लीजिए जो क्यू है उसकी यहाँ से जो पोजीशन है वो हम मान लेते हैं कितनी है, r2 मान लेते हैं, जो क्यू की ओरिजिन से पोजीशन है ये r2 है, इसको क्या बोलेंगे हम, पोजीशन वेक्टर, यानी r1 और r2 तो पोजीशन वेक्टर है, यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, p, it represent displacement of any particle, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है हम इसको मान लेते हैं r, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको हम क्या मान लेते हैं r। देखो
फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, क्यू पर, यानी फाइनल पोजीशन का यूनिट वेक्टर कितना है, सॉरी फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर कितना है R2, और इनिशियल पर वो P पर था। ठीक है, तो यहाँ पर जो R1 है ये क्या हो गया, P का पोजीशन वेक्टर। तो यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है R, वो हमेशा याद रखना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का होता है। ठीक है ना, यानी पोजीशन वेक्टर के लिए जब हम सोल्व करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको इसके बारे में याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। यानी पी से और क्यू ये बॉडी डिस्प्लेस हुई है, ठीक है ना, पी से क्यू जब डिस्प्लेस हुई है तो इसके कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो गए, यहाँ पर x1 y1 था, यहाँ पर कितने हो गए x2 y2 हो गए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये किसके बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल का जो पोजिशन वेक्टर है उनके डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट समझ की बात कर लेते हैं। कि टाइप ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर्स के कौन कौन से टाइप हैं उनके बारे में बात करें तो देखिएगा, पहला हम बात कर लेते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर आप इजीली बता सकते हैं कि वो वेक्टर, दो या दो से अधिक वो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी वो अगर सेम है उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। ठीक है ना, हम क्या बोल सकते हैं, टू और मोर वेक्टर that contain same direction and equal magnitude known as equal vector। यानी कोई भी दो या दो से अधिक वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि ये हमने एक वेक्टर बना दिया ए और एक दूसरा वेक्टर बना दिया हमने बी। बच्चों वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। तो यहाँ पर देखिएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है यानी जो वेक्टर की लेंथ है वो उनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, सेम है। तो यहाँ से आप समझ गए कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, कि वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जिनका मैग्नीट्यूड यानी दोनों की लेंथ भी क्या हो, सेम हो। जो लेंथ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड की टाइप की बात करें, ठीक है ना, वो हो जाएगा अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि दो वेक्टर है, ठीक है ना, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन नोन एज अपोजिट वेक्टर। यानी वो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, एक दूसरे से विपरीत है, यानी इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो
दो वेक्टर जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और लेकिन उनकी लेंथ बराबर है तो उनको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। क्लियर? तो आई होप आज का आपको समझ में आया होगा।